हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी सीरीज चली थी मार्क्समैन पब्लिकेशन की बुक का, जो कि बिहार दरोगा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण इसको माना जाता है और अच्छा खासा इससे प्रश्न देखने के लिए मिलता है। इसी कारण से हमने ये सीरीज शुरू किया था, जिसमें कि आपको शॉर्ट में पूरे 100 प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, जिसमें से आपके जो हमने शुरू किया है उसमें आपको आधुनिक भारत के इतिहास से इस सीरीज को शुरू किया था, जिसमें से आपको सेट नंबर 15 तक की सीरीज आपको दे दी गई है। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 16 को, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके आज के टॉपिक में कुछ खास रहेंगे, आपको रॉलेट एक्ट रहेंगे, जलियांवाला बाग रहेगा, साइमन कमीशन है, स्वराज पार्टी का गठन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, गांधी इरविन समझौता है, गोलमेज सम्मेलन आपको दिखाई देंगे और कांग्रेस के कुछ अधिवेशन दिखाई देंगे। उससे संबंधित सेट नंबर 16 में हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप उसे ज़रूर देखें और इसके पहले की सभी सेट को भी आप लोग ज़रूर लगा लेंगे। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 16 के आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है उसमें से कि आपको दिखाई देगा रॉलेट एक्ट से संबंधित कुछ प्रश्न हैं खास करके। तो रॉलेट एक्ट में पहला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम कौन सा था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट यानी कि रॉलेट सत्याग्रह, जो कि 1919 में शुरू हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद की अगर बात करें तो ये किसान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है कि द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं उसका पूरा नाम है द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। आगे चलते हैं, हमारा चौथा प्रश्न है कुछ इस प्रकार से। चौथा नंबर देखेंगे, कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, जिसमें कि आपको पहला प्रश्न है चौथा कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद जो तुरंत घटने वाली घटना है वह है रॉलेट एक्ट का बनना, ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1919 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। पांचवा प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब हुआ था। तो पांचवा प्रश्न हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 को। छठा प्रश्न है हमारा कि जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था। जलियांवाला बाग जो है यह मुख्य रूप से होने वाली जो घटना है, हमारा सही आंसर अमृतसर, ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों ने अगर बनाया होगा तो अच्छा खासा इसके 100 में से मुझे नहीं लगता है कि 80 से नीचे किन्हीं का भी होगा। अगर कम से कम तो 75 के आसपास तो आप सबका होना चाहिए, पिछले सेट में भी और इन सभी में भी। सातवां प्रश्न देखते हैं, कहता है कि काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में, यानी कि किसके गिरफ्तारी के विरोध में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सातवां का ऑप्शन नंबर डी कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक के खिलाफ। चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा आठवां कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था। तो नाइट की उपाधि को वापस करने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें शामिल हैं मुख्य रूप से रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर का कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, शंकरन नायर या जमनालाल बजाज। तो हमारा 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकरन नायर ने। 10वां प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी थी। तो सर की उपाधि जो दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था और इन्होंने ही सर की उपाधि का त्याग भी किया। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी किसके लिए। तो हंटर आयोग का जो नियुक्ति किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में किया गया था, तो ये हंटर आयोग है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे चल करके कहीं पर आपको हंटर कमीशन की बात मिलेगा जो कि शिक्षा से संबंधित मिलेगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर कहता है कि जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ। तो जनरल डायर जो है ये बड़ा ही कुख्यात आदमी था, वह है जलियांवाला बाग हत्याकांड से, ऑप्शन नंबर डी।
13 नंबर की प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर निम्न में से किसने मार डाला, यानी कि माइकल ओडायर को किसने मार डाला था, यह प्रश्न कह रहा है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर प्रश्न है उधम सिंह ने लंदन में किसको मारा। हम हर एक प्रश्न पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहे इसलिए क्योंकि हर एक प्रश्न का जो लिंक जो है वो कहीं ना कहीं आपके अगले प्रश्न पे दिखाई दे जाता है, इसलिए हम किसी प्रश्न को ज़्यादा तोड़ नहीं रहे हैं ताकि आप ज़्यादा टाइम भी ना जाए और आपको प्रश्न यहाँ पर हैंडल हो जाए। 14 नंबर की जो प्रश्न कहा कि उधम सिंह ने लंदन में किसको मारा, तो किसको मारा था, सर माइकल ओडायर को मारा था, जो कि ऊपर के प्रश्न में हमने देखा भी। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो 1919 में जो हो जाएगा हमारा सही आंसर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए, ये भी ध्यान रखेंगे। 16 नंबर की प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार घटना घटी थी। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में आता है। अब जो अगला पॉइंट है वह है हमारा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन से सभी प्रश्न को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 17 कहता है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया है। 18 नंबर की प्रश्न है खिलाफत आंदोलन को समर्थन किसने किया था, तो इसकी सही आंसर है गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर डी। 19वां प्रश्न कहता है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो ये भी जो कथन है ये आपका हमारा संबंध है महात्मा गांधी से। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी, मतलब कि उपासना किया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर डी। 21वां प्रश्न निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। खिलाफत आंदोलन का जो परिणाम होता है उसमें मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 22वां प्रश्न कहता है कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे कौन थे। तो हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण देने वाले व्यक्ति स्वामी श्रद्धानंद थे, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया है। जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना या स्वामी श्रद्धानंद। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, अन्य सभी नेहरू, जिन्ना और श्रद्धानंद का समर्थन था। 24 नंबर की प्रश्न कहता है कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया वह किस शहर में हुई थी। तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था यह मुख्य रूप से इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा 25 नंबर की हुई, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एंचिसन के इस कथन का संबंध है। तो एंचिसन जो था उस समय खिलाफत और असहयोग आंदोलन के समय था, जो कि 1919 से 1922 के बीच की घटना है और उस समय यह भारत में गवर्नर के रूप में मौजूद था। 26वां प्रश्न है हमारा कि 1921 का मोपला आंदोलन की शाखा थी किसकी। तो 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था ये मुख्य रूप से जो ये शाखा माना जाता है खिलाफत आंदोलन की ही माना जाता है। अब आगे जो पॉइंट है हमारा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का पहला प्रश्न और प्रश्न संख्या टोटल 27वां जो कहता है निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन के कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। 1920 का नागपुर अधिवेशन है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा CR दास यानी कि चित्तरंजन दास ने, ऑप्शन नंबर ए। 28वां प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। ध्यान दीजिएगा पहला की बात कर रहा है, इस प्रकार से इसमें 2 बार शुरुआत हुई थी, इस कारण से 1920 में ये शुरुआत होती है, 1920 में, ऑप्शन नंबर सी। 29वां है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। तो यह भी है असहयोग आंदोलन, जो कि ऑप्शन नंबर ए।
30 नंबर की प्रश्न है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से 1920 में शुरू होती है। 31वां प्रश्न की गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो अभी हमने ऊपर देखा कि गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था। 32 नंबर की प्रश्न है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? ध्यान दीजिएगा, स्वराज का नारा एक वर्ष में, यह कथन किनका है? तो यह है असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी का। स्वराज से संबंधित कुछ अलग अलग सवाल भी पूछे जाते हैं। कभी कभी प्रश्न देता है कि स्वराज शब्द को किसने दिया था? तो स्वामी विवेकानंद। दूसरा पूछेगा कि स्वराज जो शब्द है इसको सर्वप्रथम कांग्रेस के रूप में किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। और जब प्रश्न करेगा पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन 1929 में। यहाँ पर जो नारा है वह है एक वर्ष में स्वराज, जो कि गांधी जी का। 33 नंबर की प्रश्न है कि एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था किसका? तो ये असहयोग आंदोलन के समय का। 34 नंबर की प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह क्या था? तो हमारा सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने दिया था केसर हिंद का। ध्यान रखना है, इन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस किया था। कभी कभी प्रश्न जो इनका देता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में दे देता है, तो नहीं, वो उस समय नहीं लौटाए थे, ये असहयोग आंदोलन के समय लौटाए थे। 35 नंबर की प्रश्न है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो वकालत छोड़ने वाले व्यक्ति चित्तरंजन दास थे। 36 नंबर की प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तारीख तो इसमें बहुत सारा, और आपको चौरी चौरा कांड की घटना 1922 याद रहती है। नॉर्मल जो मेन डेट इसका अगर पूछा जाता है तो फरवरी का महीना 5 फरवरी 1922 को किया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा 37वां प्रश्न कहता है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने की जो मुख्य घटना है चौरी चौरा कांड, जो कि 1922 5 फरवरी को होती है। 38 नंबर की प्रश्न है कि चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो इस समय ये बारदोली में मौजूद थे, जो कि गुजरात का हिस्सा है। 39वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ? तो असहयोग आंदोलन यह 1922 में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। 40वां प्रश्न कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा हुआ प्रश्न भी है। तो निंदा प्रस्ताव जो लाए थे डॉक्टर मुंजे लाए थे 24 फरवरी 1922 को। 41वां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी? तो ये कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है और आगे भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। 42वां प्रश्न कहता है 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? यानी कि असहयोग आंदोलन से हमें क्या फल मिला? तो हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी थी, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं स्वराज पार्टी का गठन, यानी कि अगला जो टॉपिक है हमारा स्वराज पार्टी का गठन, जो कि 1923 में होता है। इसका पहला और टोटल प्रश्न संख्या 43 कहता है कि निम्न में से किसने स्वराज पार्टी की निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से CR दास ने दिया था, जो कि 1922 के गया अधिवेशन में ये अध्यक्षता कर रहे थे। आगे कहता है कि स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद क्या हुआ था? यानी कि 44वां का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 45वां प्रश्न कहता है स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था, यानी कि उसके स्थापनाकर्ता के रूप में कौन थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। 1923 में इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। 46 नंबर की प्रश्न कहता है कि मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल या सी राजगोपालाचारी? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सी राजगोपालाचारी। 47वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से जो जाना जाने वाला व्यक्ति है चित्तरंजन दास हैं।
48 नंबर प्रश्न कहता है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था? तो ये भी कथन जो है CR दास चितरंजन दास की है। 49वां नंबर है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कि 1919 में आती है, इसके समय में कौन सी पार्टी का निर्माण होता है? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन ऑप्शन नंबर डी को किया जाता है। 50वां प्रश्न है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर कौन था? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव के समय विट्ठल भाई जे पटेल थे। इन्होंने ही 1937 का जो चुनाव हुआ था उस समय के से ही मौजूद थे। आगे कहता है कि 51वां कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? सॉरी, शायद हमने पीछे वाले में कुछ गलत बताया क्या? सेंट्रल लेजिस्लेटिव में हाँ विट्ठल भाई पटेल सही है। 51वां में जो हो जाएगा 1925 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में क्या थे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल ऑप्शन नंबर डी। अब आगे की जो पॉइंट है वह है साइमन कमीशन जो कि 1927 में गठित हुई थी। इसके बारे में कहता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? यहाँ पर बात कर रहा है भारत आने की, तो 1928 हो जाएगा। जब नियुक्ति की बात करेगा तो 27 हो जाएगा, जो कि आपका 53 नंबर की प्रश्न भी वही कहता है कि साइमन आयोग नियुक्त किया गया था 1927 में, जबकि आता है भारत 1928 में बम्बई में आता है। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रशासन को सुधार करने के लिए, प्रशासनिक सुधार के लिए आया था। अगला प्रश्न हमारा 55 नंबर की कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्यों किया था? तो क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य मौजूद नहीं थे, इस कारण से इसे साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर की प्रश्न है लाला लाजपत राय घायल हुए थे कब? तो लाला लाजपत राय जो घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में ही घायल हुए थे, जो कि हमारे यहाँ 1928 में आते हैं। 57 नंबर की प्रश्न है पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो पंजाब केसरी के नाम से जो नवाजा गया है लाला लाजपत राय को ही नवाजा गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। 58वां कहता है नेहरू रिपोर्ट तैयार की किसने? ये प्रश्न बहुत ही फंसाने का काम करता है। यहाँ पर बात आती है जब नेहरू रिपोर्ट की, तो नेहरू रिपोर्ट को बनाया था मोतीलाल नेहरू ने, जबकि अक्सर हमें प्रश्न दिखाई देगा तो JL नेहरू आते हैं सामने, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। 59 नंबर की प्रश्न है कि कांग्रेस दल की उग्र सेना ने शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह किसके विरोध में स्थापित हुई थी? यानी कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में किया गया? तो यह था नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। अब अगला जो पॉइंट है हमारा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, इससे संबंधित देखते हैं 60 नंबर की प्रश्न क्या कहता है कि 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? तो 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन, जिसमें कि हमारा सही आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस के द्वारा जो ये रखा गया था 1929 का लाहौर अधिवेशन जो कहते हैं, उसी समय ये बात कही गई थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 62 नंबर का प्रश्न कहता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया किस वर्ष? तो 1929 में किया गया था। रावी नदी भी आप याद रख लेंगे। 63 नंबर की प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो यह थे जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर की प्रश्न कहता है कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा ऑप्शन नंबर बी। पूर्ण स्वराज है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी करेंगे, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी। 64 का ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। 65 नंबर की प्रश्न है कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो यह फहराया था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू।
66 नंबर की प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। एक ही प्रश्न को तरह तरह से रिपीट करके दिया गया है, जो कि लाहौर सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 57वां कहता है 67 नंबर की प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ऊपर में भी बहुत बार ये प्रश्न आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी पुनः सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगर आप इसको लगाएंगे, ये सेट जब लगाते हैं तो आपको यही डिफरेंस दिखेगा कि आपको प्रश्न कैसे घूमता है, प्रश्न को कैसे बनाया जाता है, वही चीज़ यहाँ पर घुमा घुमा करके प्रश्न दिया हुआ है और कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रश्न घूम करके आए हुए हैं। देखते हैं अब अगला जो है पॉइंट हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 68 नंबर प्रश्न कहता है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो सही आंसर है लाहौर सत्र में, ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर की प्रश्न कहता है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था। तो दांडी यात्रा के साथ ही हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर की प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, कब किया था। तो यह किया गया था 12 मार्च 1930 को। 71 नंबर की प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, कब की थी। तो यह किया था साबरमती से, ऑप्शन नंबर बी। आगे जो हमारा प्रश्न है 72 नंबर की, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, कहां से। तो दांडी से किया था, ऑप्शन नंबर बी, जहां पर नमक इन्होंने बनाया था और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत किया था। 73 नंबर प्रश्न कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था किसके बाद। तो ये दांडी मार्च के बाद ही हुआ था, जो कि 1930 में हुई थी। अगला प्रश्न कहता है 74 नंबर की, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध जो है यह मुख्य रूप से नमक कानून को तोड़ने से है, ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर की प्रश्न कहता है निम्न में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन या गांधी इरविन समझौता। तो 75 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन की आगमन, जो कि 28 में होती है। दांडी मार्च आपका 1930 में है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में है, गांधी इरविन समझौता 1931 में है। 76 नंबर की प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। 6 अप्रैल 1930 की तिथि को हम जानते हैं महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरुआत हेतु। 77 नंबर की प्रश्न कहता है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में कि उनको स्थान किसने लिया था, यानी उनका स्थान किसने लिया। तो अब्बास तैयब जी ने लिया था, ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां थे। धरसना नमक जो गोदाम था वहां पर जब उनके कार्यकर्ताओं ने हमला किया था उस समय गांधी जी यरवदा जेल में पकौड़ा तल रहे थे। 79 कहता है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। विनोबा भावे जो है इनका संबंध मुख्य रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इनको गिरफ्तार किया गया था और इनको प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही भी कहा जाता है। प्रश्न है हमारा 80 नंबर की, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था। ध्यान देंगे ये बात कर रही है दांडी मार्च के समय की, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बेब मिलर। ठीक है, आगे 81 नंबर है कि लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था किसके द्वारा। तो लाल कुर्ती संगठन जो है यह अंग्रेजों को निकालने के लिए किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। 82 नंबर है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था किस आंदोलन में। तो सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सॉरी। 83 नंबर प्रश्न है कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे। तो लाल कुर्ती आंदोलन के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान शामिल थे, ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर की प्रश्न कहता है सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था। तो पेशावर कांड का नायक जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली है, ऑप्शन नंबर सी। 50वां प्रश्न, जिया तरंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था। तो यह हुआ था मणिपुर में, ऑप्शन नंबर सी। 86 नंबर की प्रश्न है बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका। तो यह जो हिस्सा है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही है, ऑप्शन नंबर बी।
87 नंबर की प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किसको? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो मिला था वह है रचनात्मक कार्यक्रम पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया। 88 नंबर की प्रश्न है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी का संबंध जो है पटना से रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आप हमें ये बताइएगा कि प्रभावती देवी जो है ये किन की पत्नी थी, आप बताइएगा बाद में। आगे है कि गांधी इरविन समझौता से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता का 89 नंबर जो है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे कब? तो गांधी इरविन समझौता पर 1931 में समझौता होता है। 90 नंबर की प्रश्न है कि 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? 5 मार्च 1931 को जो समझौता होता है वह होता है गांधी इरविन समझौता या इरविन गांधी समझौता। 91 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते के लिए किया जाना प्रस्तावित था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी इरविन समझौता के बाद ही उसको स्थगित किया गया था। 92 नंबर की प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे आते हैं 93 नंबर की प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और पूछा हुआ भी है। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। आगे की जो पॉइंट है वो है कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, इससे संबंधित कहता है प्रश्न 94 कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था वल्लभ भाई पटेल। यहीं पर आपको मौलिक अधिकार संबंधित बात भी दी गई थी। 95 नंबर प्रश्न है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया था? लीजिए आपके ऊपर वाली प्रश्न का पुनः रिटर्न, यहाँ पर प्रश्न आ भी चुका है। तो यह बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब आता है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन में 96 नंबर की प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो 96 का जो सही आंसर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली। इसी के साथ साथ अगर आप देखें गोलमेज सम्मेलन जो 3 होती है, इन तीनों में भाग लेने वाले में हमारा जो तेज बहादुर सप्रू और बाबा साहेब अम्बेडकर मौजूद थे। और ये पहला में कौन गए थे? मोहम्मद अली जिन्ना भी गए थे, दूसरे में गांधी जी का जाते हैं। 97 नंबर की प्रश्न है कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये प्रतिनिधित्व किया था के.टी. पाल ने, ऑप्शन नंबर डी। 98 की प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यह किया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने। और 99 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो बापूजी को जो ठहराया गया था वह था किंग्सले हॉल, ऑप्शन नंबर बी, जो कि लंदन में। और आखिरी प्रश्न है हमारा आज का 100 नंबर कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम क्या था? ठहरे थे किंग्सले हॉल में। अब जो है यहाँ पर कहा कि किस जहाज से गए थे, तो जहाज जो था वह था SS राजपुताना, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आपके पूरे के पूरे 100 प्रश्न जिसको हमने अपने पूरी इच्छा के साथ आपको कराया है। आपका यहाँ पर आंसर की भी दिया हुआ है, आप टेलीग्राम से इसका डाउनलोड कर सकते हैं। PDF वहाँ पर डाल दी गई है। और साथ ही साथ आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आपके 100 में से कितने सही हुए और ये सीरीज आपको कैसी लगती है। आप अपना विचार जरूर दें ताकि इसको और हम कंटिन्यू अपनी इच्छा के साथ करते रहें, मोटिवेशन के साथ। जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।